आज मैं बताने वाला हूं बाबर के बारे में। बाबर जो है मध्यकालीन भारत के अंतर्गत साम्राज्य संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो समय ज्यादा ना लेते हुए बाबर के बारे में जान लेते हैं। बाबर जो है इसका शासनकाल हिंदुस्तान के इतिहास में 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक देखने को मिलता है। यह बाबर जो है मुगल शासक का संस्थापक रहा और इसका पूरा नाम जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद था और इसके साहस, निर्भीकता और पराक्रम होने के कारण ही इसको बाबर कहा गया था। बाबर का मतलब होता है बाघ। और बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 को फरगना में होता है। फरगना जो है वर्तमान उज्बेकिस्तान के क्षेत्र को कहा जाता था। बाबर अपने आप को जो है पिता शेख मिर्जा है उसके तरफ से तैमूर का वंश बतलाता है और माता जो है कुतलुक निगार खान जो है उसके तरफ से चंगेज खान का वंशज बतलाता है। हिंदुस्तान के इतिहास में जो है बाबर को मुगल शासक का संस्थापक कहा जाता है, लेकिन देखते हैं कि इसका परिवार जो है चगताई तुर्क से संबंधित था। बाबर जो है साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का और महत्वाकांक्षी था। तो 12 वर्ष की उम्र में जो शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद वह फरगना का शासक बनता है, लेकिन जैसे ही शासक बनता है उसके चाचा और मामाओं ने विद्रोह कर दिया और उसको फरगना और समरकंद से भी हाथ धोना पड़ा। उसने समरकंद पर कब्जा जमाने के लिए लगभग 3 बार कोशिश किया लेकिन नाकाम रहा और इस प्रकार बाबर की स्थिति बहुत ही खराब थी। कुछ समय के लिए उसको जंगलों में और पहाड़ियों में भी गुजारना पड़ा। इन परिस्थितियों में जो उनकी फरगना और समरकंद तो ठिकाना ना रहा, तो इसके बाद उसने दूसरे प्रदेशों की ओर अपना ध्यान लगाया और इस प्रक्रिया के तहत 1504 ईस्वी में काबुल पर इसने अधिकार कर लिया और 1507 ईस्वी में इसने बादशाह की उपाधि ग्रहण की और साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत उसने जो है फरगना और समरकंद की तरफ ना देखकर वो दूसरे क्षेत्र में देखने लगा और इस प्रक्रिया में उसने भारत की तरफ अपनी दृष्टि डाली और भारत में उसके आक्रमण करने के या भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए उसके 3 महत्वपूर्ण कारण देखने को मिलता है। पहला कारण जो है तैमूर क्षेत्र। तैमूर जब भारत पे आक्रमण करता है तो पंजाब या उत्तर पश्चिम भारत में अपना एक शासक नियुक्त करता है पंजाब क्षेत्र में। तो इस अधिकार के तहत बाबर जो है पंजाब को अपना अधिकार ही समझता था। दूसरे कारण में है जो हिंदुस्तान में जो अकूत धन संपदा के बारे में उसको जानकारी थी, तो तत्कालीन समय में धन की बहुत जरूरत थी। इस प्रकार दूसरे कारणों में जो है उसकी धन संपदा प्राप्त करना था। और तीसरा महत्वपूर्ण कारणों में जो है तत्कालीन जो है लोधी वंश के चाचा इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां का न्योता और तत्कालीन अफगान अमीरों द्वारा बाबर को हिंदुस्तान में आक्रमण करने के लिए निमंत्रण मिला। इस प्रकार जो है भारत पे आक्रमण करने के लिए बाबर ने तैयारियां शुरू कर दी, क्योंकि वो सुन रखा था भारत में जो है तत्कालीन समय में 2 शक्तिशाली शासकों का साम्राज्य रहा है। एक तो इब्राहिम लोधी जो दिल्ली में थे और दूसरा हिंदू शासक महाराणा प्रताप जो मेवाड़ क्षेत्र में अपना शासन चलाता था। इस प्रकार जो है अपनी तैयारियों में उसने उज्बेकों से तुलुगामा पद्धति अपनाया और मंगोलों से व्यूह रचना पद्धति को अपनाया और ईरानियों से बारूद का प्रयोग और स्वयं जो है तुर्कों से असौद सेना को कौशल नेतृत्व के बारे में सिखाया। इस प्रकार सारी तैयारी के बाद उसने हिंदुस्तान पर आक्रमण कर दिया और हिंदुस्तान जीतने से पहले उसने 5 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण जो है 1519 में इसने बाजौर पर अधिकार किया और साथ ही भीरा पर भी अधिकार कर लिया और भीरा पर अधिकार करने के बाद हिंदू बैग को वहां का शासक स्थापित कर दिया। इसके बाद वह काबुल वापस चले जाता है और बाद में जो है भीरा के निवासियों ने हिंदू बैग को बाहर कर दिया। इस प्रकार जो है दूसरा आक्रमण 1519 में करता है जो हिंदू बैग को जिन्होंने भगाया था उनको दंड देने के लिए। लेकिन जब आता है वो पेशावर तक ही आता है और पेशावर में उसको सूचना मिलती है कि बदखसा में उपद्रव हो रहा है, तो यह बाबर जो है पेशावर से ही वापस लौट जाता है। फिर तीसरा आक्रमण
20 में करते हैं और सियालकोट पर इसका अधिकार हो जाता है। और जैसे सियालकोट से आगे बढ़ता है तो उसको फिर सूचना मिलती है कंधार का जो शाह था, शाह अर्गुन, उसने काबुल पर आक्रमण कर दिया। तो इस प्रकार फिर वापस जो है बाबर अपना काबुल चले जाता है। फिर तत्कालीन समय में जो है 1526 में चौथी बार आक्रमण करता है, जबकि पंजाब का जो सूबेदार था दौलत खां, उसका झगड़ा या मनमुटाव जो है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ झगड़ा चल रहा था। तो दौलत खां अपने पुत्र को दिलावर खां जो है उसको बाबर के पास भेजता है और बाबर हिंदुस्तान में आक्रमण करने आता है, लाहौर और दीपालपुर को जीत लेता है। लेकिन बाबर के वापस जाने के बाद जो है दीपालपुर पर जो है दौलत खां का दूसरा पुत्र गाजी खां और दौलत खां ने मिलकर दीपालपुर आलम खां से छीन लिया। जो आलम खां जो था इब्राहिम लोदी का चाचा था। तो इब्राहिम लोदी का चाचा जो है आलम खां, वो दीपालपुर से जब उसकी सत्ता छीन जाती है तो फिर बाबर के पास सहायता के लिए जाता है। फिर आलम खां जब वापस आता है तो दौलत खां के साथ संधि करके फिर इन्होंने दौलत खां और आलम खां ने मिलकर इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध किया, लेकिन दोनों पराजित हुए। फिर पांचवा आक्रमण बाबर का 1525 ईस्वी में जो दौलत खां को दंड देने के लिए आक्रमण करता है और दौलत खां ने आत्मसमर्पण कर दिया। और जैसे ही दौलत खां ने आत्मसमर्पण कर दिया तो तत्कालीन अफगान अमीरों ने बाबर को शुभकामनाएं भेजी और इब्राहिम लोदी के अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए उसको भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद बाबर ने उत्साहित होकर पानीपत में इब्राहिम लोदी का सामना करने के लिए तैयार हुआ और पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी के सेनाएं दोनों आमने सामने हुई। पानीपत के युद्ध में देखते हैं कि इब्राहिम लोदी के जो है 1 लाख से भी ज्यादा सेना थे और बाबर के 12,000 सेना थे। इसमें इतिहासकारों में सेना को लेकर भिन्नता देखने को मिलती है। इब्राहिम लोदी को 50,000 की सेना भी बताती है तो कहीं कहीं 1,30,000 तक सेना बताई जाती है। वैसे ही बाबर की सेनाओं में कहीं कोई इतिहासकार 8,000 बताता है तो कहीं कहीं 15,000 तक बाबर की सेनाओं की सैनिक बताई जाती है। और साथ ही बाबर को तत्कालीन भारतीय जो सरदार थे उनका भी साथ था और उसका पुत्र हुमायूं भी उसी के साथ था। इस प्रकार पानीपत के मैदान में दोनों की सेनाएं आमने सामने हुई और 12 से 18 अप्रैल के बीच जो है दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी रही और किसी में भी हिम्मत नहीं हुई कि कौन पहले आक्रमण करेगा। लेकिन 19 अप्रैल 1526 को रात के समय बाबर की सेनाओं ने इब्राहिम लोदी के सेना पर आक्रमण कर दिया, लेकिन यह 19 अप्रैल का आक्रमण जो है विफल रहा। तत्पश्चात 21 अप्रैल को निर्णायक युद्ध होता है और इस प्रकार 21 अप्रैल 1526 के युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है और हजारों सेना के साथ उसको मार दिया जाता है। और इस प्रकार जो है 27 अप्रैल 1526 को जो है बाबर ने दिल्ली पर अपना खुतबा पढ़ाया। इस प्रकार बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है बादशाह की उपाधि धारण की। इस प्रकार जो है मुगल बादशाह जो है साम्राज्य संस्थापक कहलाया। दिल्ली में अपना मुगल शासक स्थापना के बाद भी बाबर को लगने लगा कि अब जो है शक्तिशाली राजपूत को अगर नहीं हराया जाए तो उसकी साम्राज्य के लिए खतरा हो सकती है। इस प्रकार उसने हिंदू सम्राट जो तत्कालीन शक्तिशाली मेवाड़ के राजा महाराणा संग्राम सिंह का शासन था उसको भी हराने का सोचा और युद्ध का बहाना ढूंढने लगा। उसने यह आरोप लगाया कि संग्राम सिंह जो है पानीपत के युद्ध में साथ नहीं दिया और उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में उसने जिहाद का नारा दिया और 16 मार्च 1527 को खनवा के युद्ध में महाराणा प्रताप या राणा संग्राम सिंह को पराजित करता है। इस प्रकार शक्तिशाली हिंदू सम्राट की भी हार हो जाती है। इसके बाद 19 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध होता है जिसमें मालवा और बुंदेलखंड क्षेत्र में मेदिनी राय का जो शासक रहता है उसको हराया। और अगला है 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध। इसमें अफगानों ने जो दिल्ली सल्तनत को वापस लेने के लिए संगठित हुए थे और इसका जो है नुसरत शाह ने संगठन करके बाबर के विरुद्ध लड़ा था। अफगान के पराजय के बाद जो है लगभग सभी शत्रु उसके समाप्त हो चुके थे हिंदुस्तान में।
और इस प्रकार जो है 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब उसका पुत्र हुमायूं एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था और जिसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं थी, तो बाबर ने प्रार्थना की कि अल्लाह से प्रार्थना की कि उसका हुमायूं का रोग मुझे दे दे और हुमायूं को ठीक कर दे। और कहा जाता है कि जैसे जैसे हुमायूं की स्वास्थ्य ठीक होती गई और बाबर की तबीयत बिगड़ती गई, और इस प्रकार जो है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है।